लाइव आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो लाइव दिख रहा है। लेट्स सी अभी। हेलो बच्चों, सभी लोग कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है सीडीएस का। तो उसके लिए ज़रा मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले आपको बता देता हूँ कि 2019 का जो पेपर था, फर्स्ट वाला सीडीएस वन 2019, इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन द सेक्शन ऑफ जीए जनरल अवेयरनेस में। क्योंकि इस टाइम पे जो कट ऑफ है ओनली 10% गई थी, मीन्स 10 मार्क्स। इस बार की कट ऑफ आप लोग चेक भी कर सकते हो। 2019 की जो जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ थी वो 10 मार्क्स थे सिर्फ। तो इसी से आप लोग देख सकते हो कि कितना डिफिकल्ट पेपर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस लेके आया हूं यहाँ पे आप सबके सामने। और फिजिक्स उस टाइम पे 11th 12th की पूछी गई, इवन कुछ इसके बियॉन्ड भी पूछा गया। तो इस वजह से मुझे लगा कि क्यों ना इस सेशन को ऐसा रखा जाए कि इसमें आपके थोड़ा सा फिजिक्स के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सीधे सीधे लिखा हुआ। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट एन एंगल थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इसमें से बताना आपको कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर्स के सवाल है। वेक्टर्स तो आप सभी को पता होगा, 10 तक तो हम लोग पढ़ते नहीं है, 11th 12th में ही वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। तो एट एन एंगल ऑफ थीटा है और थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैंने एक बना दिया, ये वेक्टर ए बना दिया, और उसके बाद यहां से मैंने वेक्टर बना दिया बी। और आप सबको पता है कि ट्राइंगुलर एक मेथड होता है जिसमें हम इन वेक्टर्स को क्या करते हैं, इनका एडिशन निकालते हैं या सम निकालते हैं। तो जब भी कभी ऐसी मैट्रिक्स बनी, ऐसी वेक्टर्स बने होंगे, तो इनका सम हो जाता है आपका ये वाला वेक्टर, इसका सम हो जाता है और इसकी वैल्यू आती है ए प्लस बी। सभी को पता है ये चीजें। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये इस तरफ है ए वेक्टर और इस तरफ बी वेक्टर है, तो इसी को हम लिख देते हैं ऐसे करके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो चलिए, ये तो कुछ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज थी। यहाँ पे हमने एक चीज देखनी है, यहाँ पे मॉड लगा रखे हैं। अब कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है फिर उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का ही यूज करते हैं यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने, और इसको मैं कहता हूँ ए, या मॉड ए बोल लो इसको, या मॉड बी बोल लो इसको, और मॉड ए प्लस बी। तो आप सभी को पता है जैसे ही मैं इसका मॉड निकालूंगा तो ये ट्राइंगल की एक साइड को शो करेगा। ठीक है, डायरेक्शनलेस साइड। ठीक है, और बी वेक्टर का मॉड भी एक डायरेक्ट साइड को शो करेगा, और ए प्लस बी होल का मॉड भी एक साइड को शो करेगा। तो आप सभी को पता है कि ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सी प्रॉपर्टी, वो होती है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा। देखिए, मॉड ए, मॉड ए प्लस मॉड आपका मॉड बी, ये आपको पता होना चाहिए, ये ग्रेटर देन होता है, किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, थर्ड साइड से ग्रेटर देन हो गया आपका मॉड ए प्लस वेक्टर बी के मॉड से। ये होल के मॉड से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आंसर क्या है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए प्लस बी, इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है ना, बी वाला आंसर हो जाएगा। वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो आंसर हो जाएगा ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, देखिए ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आ रखा है तुम्हारे पेपर में, सीडीएस के पेपर में। जनरली ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ग्रेजुएशन में पढ़ा जाता है ये, और इसको आप लोगों के
टॉपिक में डाल दिया गया था इसको सीडीएस के पेपर में 2019 के पेपर में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, आइए बताता हूँ। अब आ गया तो करवाना तो पड़ेगा ही, है ना, चाहे जैसा भी हो। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, एक आपके होता है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको पता है ये एक्स होता है, ये आपका वाई होता है और ये आपका जेड होता है, ठीक है, जी यानी कि जेड। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या करते हैं हम लोग, एक स्फीयर बनाते हैं इसी के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड एक स्फीयर बनाते हैं, इसको सेंटर मानते हुए एक स्फीयर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और दिया गया है आपको एक पी वेक्टर दिया गया है, पी वेक्टर दिया गया, देखिए सवाल क्या बोला गया है, एक पी वेक्टर देन द वाई कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर इज गिवन बाय, तो पी वेक्टर मैंने कहीं पे मान लिया, यहाँ पे पी वेक्टर मान लिया, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। तो आपको इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि डेटा डिनोट्स थीटा डिनोट्स द पोलर एंगल अराउंड जेड एक्सिस। देखिए इसको मैं क्या करूंगा, यहां से मिला दूंगा सेंटर से, और बेसिकली इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। इसके बाद इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, और इसके बाद एक होता है एजीमुथल एंगल, जिसको यहाँ पे अल्फा बोला गया है, कहीं कहीं पे उसको रॉ बोलते हैं, कहीं पे साई बोलते हैं। तो वो जो है एक्स एक्सिस से बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस से मैं पहले इसको यहां मिलाता हूं इस प्लेन पे। देखो इसको मैं लेके आ गया एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे लेके आ गया। और इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, अल्फा एंगल, ठीक है। नॉर्मल से हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, ट्रिग्नोमेट्री लगा के हमारा ये सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको मिला दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको मिलाया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जेड साइन थीटा, ठीक है ना, जेड साइन थीटा हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, साइन थीटा की वैल्यू दिस, साइन अपॉन साइन थीटा की वैल्यू दिस अपॉन दिस हो जाएगा, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि अगर मैं मॉड निकाल दूं इसका, तो ये पी के बराबर मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है, सिंपली पी, मॉड ऑफ वेक्टर पी इज इक्वल टू पी। तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो आपका रेडियस है एक्चुअली इस स्फीयर का, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, पी आ गई। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, पी, पी, ये हो जाएगा आपकी पी साइन थीटा, कितनी हो जाएगी, पी साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी आपकी पी साइन थीटा। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये जो साइड है वो सेम साइड है जो यहाँ वाली साइड है, ठीक है ना। तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्विवेलेंट है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू बताइए जरा, एक मिनट कुछ लैग कर रहा है बहुत। चलिए, अभी थोड़ा सा लैग कर रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है, लेट्स सी। देखिए इसको जैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू होगी पी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे सीधे पी साइन थीटा साइन अल्फा, पी साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है ना, पी साइन थीटा साइन अल्फा आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री लगा देना, ठीक है ना। थोड़ा सा लैग कर रहा है, लिखने में दिक्कत आ रही है, इस वजह से मैं इसका सोल्यूशन नहीं बता पा रहा हूँ, वेट ट्राई करता हूँ, देखिए, ठीक है। आपको जनरली क्या निकालना होता है, ये वाला साइड निकालनी होती है, ये वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस अल्फा। उसके बाद कुछ नहीं लगाना, साइन थीटा लगा के आपको वैल्यू निकाल देनी है। जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाई, वैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, आंसर आ जाएगा आपका पी साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका हुक्स लॉ पे बेस्ड है। ये आपको पता है 11th 12th की क्लास में हुक्स लॉ पढ़ाया जाता है, तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं। सभी को पता है हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू हो जाता है आपका स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो शो करता हूं मैं आपको, देखिए ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ पे आपका स्ट्रेस है, और ये है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेस समझते हो आप, एक रबर है सपोज, इसको मैं किसी बल से खींचता हूँ किसी फोर्स से, तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेस बोलूंगा। और मेरी रबर जितना लेंथ तक खिंच जाती है,
उस लेंथ को क्या बोलता हूं मैं, स्ट्रेन बोलता हूं, ठीक है ना। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। उसके बाद होता क्या है इसमें बेसिकली, इसमें सिंपल सा रूल होता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। और ये कांस्टेंट के बराबर होता है, ई के बराबर होता है, वो होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी इंक्रीज होता रहेगा, और एक मैक्सिमम पॉइंट आता है। जैसे आपको पता है, एक जैसे रबर को आप खींचते रहोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद रबर रेजिस्टेंस शो करना बंद कर देता है, उसके बाद वो पूरा फैल जाता है। जब तक वो नहीं फैलता है तब तक तो ये कंडीशन रहेगी, यहाँ से फिर वापस आ जाएगा। रबर को एक बार आपने खींचा, दोबारा उसी कंडीशन में आ जाता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस फोर्स दिखाता है उसको, ठीक है। तो दोबारा उसी कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो वहां पे तो वो काम करेगा, बट एक कंडीशन के बाद हुक्स लॉ फेल हो जाता है, उसके बाद ये शो नहीं कर पाता है, क्यों हो रहा है ये। उसके बाद कुछ ऐसा ग्राफ बन जाता है, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बन जाता है, ठीक है ना। तो यहीं तक, इसको, इस रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इस रीजन को, यहां तक ये जो ये कर्व आता है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है ना। तो यहीं तक ये क्या क्या कर सकता है इसमें, इस रीजन तक ही इसको क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ वैलिड होता है, सिर्फ यहाँ तक ही, ना कि सारे रीजन के लिए। एंटायर रीजन के लिए ये नहीं होता है, सिर्फ यहीं तक रीजन होता है। एंटायर रीजन तो इसके आगे भी है, तो यहीं तक ये वैलिड होता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए जरा, अच्छे क्वेश्चन आए थे, हुक्स लॉ पे आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो आउट ऑफ योर सिलेबस कह सकते हो, या आउट ऑफ योर रीच बोल सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, starting from a rest get accelerated through potential difference of 100 kilowatt, ठीक है, 100 किलोवोल्ट, द फाइनल स्पीड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड। अच्छा, ठीक है। देखिए इस सवाल को बेसिकली करना कैसा था, आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, वोल्ट डिफरेंस बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन वर्क अपॉन वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको हमने करना था फाइनली। तो होता क्या है, वर्क डिफरेंस जो होता है आपका डेल्टा डब्ल्यू, वो आपके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और इसी की वैल्यू होती है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी आपकी, एम वी हाफ एम वी स्क्वायर वी ई स्क्वायर, एक जगह पे मैं ई स्क्वायर लिख देता हूँ, और एक जगह पे क्या लिख देता हूँ मैं, वेट वेट वेट, होता क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू आती है आपका v इंटू क्यू, ठीक है। v क्या होता है आपका, v होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहीं से आपको काइनेटिक एनर्जी की एक वैल्यू आती है, जो आपको पता है कि W2 माइनस W1 के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, V इंटू क्यू के। देखिए V और Q दोनों सेम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। देखो चार्ज दोनों का सेम होता है, एक का नेगेटिव होता है, एक का पॉजिटिव होता है। इसका -1 मान लो, इसका +1 मान लो, ठीक है। डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी वेलोसिटी की, बट दोनों पे जो V और Q की वैल्यू वो सेम रहेगी। तो डिफरेंस कहाँ से आता है, डिफरेंस यहाँ से आता है, देखिए एम वी ई स्क्वायर बराबर V इंटू क्यू, और यहाँ पे देखिए हाफ एम वी पी स्क्वायर बराबर V इंटू क्यू। पता क्या है, ये वैल्यू तो सेम है। अब बट आपको सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है बहुत ही छोटा होता है, और प्रोटॉन का मास इससे बहुत बड़ा होता है। इवन इलेक्ट्रॉन का मास इतना छोटा होता है कि हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, उसको हम काउंट ही नहीं करते। और प्रोटॉन का मास एक काफी हद तक सिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे, जब इसका मास छोटा हो गया तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वी ई की जो वैल्यू हमेशा बड़ी होगी वी पी से, इस केस में जहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और चार्ज सेम है। तो ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका वी ई ग्रेटर देन वी पी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सिंपली अप्लाई हो जाएगी। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट जरा पीछे आते हैं, ठीक है। देखो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, इसको शायद हिंदी में तारामंडल सा बोलते हैं, तारामंडल, तारों के समूह को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार। आप लोगों के इंग्लिश में भी आ सकता है ये, कॉन्स्टलेशन इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ स्टार्स।
ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ स्टार्स दैट मे नॉट बी इक्विडिस्टेंस। देखो इक्विडिस्टेंस का होना जरूरी नहीं है अर्थ से, ठीक है ना, स्काई में चाहे अलग अलग डिस्टेंस पे भी हो, बट उनका एक पैटर्न बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं, नक्षत्र भी बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली अच्छा वर्ड है ये, नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र बोला जाता है इसको। उसके बाद देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपका वेवलेंथ, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड सवाल बहुत बनते हैं, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेव्स। ठीक है ना, तो आप सबको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। होता क्या है, यूवी, उसके बाद आता है आपका विजुअल, उसका आता है इंफ्रारेड। इसकी जो रेंज है आपका आता है 200 से 400 नैनोमीटर तक। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। और इसकी जो वैल्यू आती है बच्चा, वो आती है 400 से 700 नैनोमीटर के बराबर। और इंफ्रारेड की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन 700। ठीक है ना, इंफ्रारेड की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 700 होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ये इंफ्रारेड सबसे बड़ा, उससे छोटा विजुअल, उससे छोटा आपका यूवी। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, डी वाला आंसर हो जाएगा। और अगर देखो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो सीधे उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो सीधे इसका उल्टा हो जाएगा, सभी को पता है। तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा यूवी ग्रेटर देन विजुअल। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर फ्रीक्वेंसी, फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलिए ये सवाल ही बन गया। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करना। ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। देखिए, टू आइडेंटिकल सॉलिड पीसेस, ये अच्छा सवाल आया था, थोड़ा सा बॉयंसी फोर्स के ऊपर था। एक गोल्ड और सिल्वर आइडेंटिकल पीसेस हैं, गोल्ड और सिल्वर, हमें नहीं पता लग रहा है कि कौन सा गोल्ड है कौन सा सिल्वर है। उनको हमने क्या किया, व्हेन इमर्स्ड कंप्लीटली इन वाटर एक्सिबिट इक्वल वेट्स। उन दोनों का जो, अगर वाटर में इनको कंप्लीटली डुबाया जाता है तो उनका जो वेट है इक्वल वेट आता है। व्हेन वेड इन एयर गिवन दैट डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिल्वर। देखो होता क्या है, यहाँ पे एक बॉयंसी फोर्स होता है यू, वो होता है आपका वी रॉ और जी। वी रॉ जी, वी की वी एक्चुअली क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड। और रॉ क्या होता है आपका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और ठीक है, तो ये चीज होती है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर है, अब इन दोनों को पानी में डुबाया जाता है कंप्लीटली, तो होता क्या है, एक्चुअली में डेंसिटी जो है गोल्ड की वो ग्रेटर होती है, वो ग्रेटर होती है डेंसिटी ऑफ सिल्वर से। इसकी लगभग 10 के करीब करीब होती है, इसकी लगभग 19 के करीब करीब होती है। ठीक है ना, 10 टाइम्स ऑफ डेट ऑफ क्या, डेट ऑफ वाटर। ठीक है ना, डेट ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में हम लोग इनकी डेंसिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग इतनी डेंसिटी इसकी होती है। तो होता क्या है, देखो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इस पे जो बोयंसी फोर्स है, इस पे एक बोयंसी फोर्स लगेगा, इस पे भी, और बोयंसी फोर्स लगेगा सिल्वर पे भी। अब कुल मिला के इसमें बात ये हो जाती है कि बोयंसी फोर्स जो है गोल्ड पे, वो लगेगा आपका कम। क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी वैसे ही ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, इसकी डेंसिटी सिल्वर की कम होती है, तो इसलिए इस पे बोयंसी फोर्स क्या लगेगा, इसमें बोयंसी फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ताकि, एक मिनट, वेट, आ गया, वेट अ मिनट। देखिए इन दोनों पे एक बोयंसी फोर्स लगेगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इस पे क्या होगा, बोयंसी फोर्स क्या होगा, इसका बोयंसी फोर्स कम होगा इसके बोयंसी फोर्स के मुकाबले, जो लगेगा किस पे, बोयंसी फोर्स एस पे लगेगा। जो बोयंसी फोर्स सिल्वर पे लगेगा उसके मुकाबले जो बोयंसी फोर्स जी पे लगेगा उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि
इसको बैलेंस करने के लिए, अगर इसको बैलेंस करना है मैंने पर्टिकुलरली बॉयंसी फोर्स को, मतलब दोनों के वेट इक्वल हो रहे हैं ना, बाद में दोनों के वेट इक्वल हो जा रहे हैं, इसलिए इनका बॉयंसी फोर्स इस तरह से काम करेगा। सिल्वर पे बॉयंसी फोर्स थोड़ा ज्यादा लगेगा और इस पे थोड़ा कम लगेगा। अब होता क्या है, ये एक्चुअली क्यों होता है, इसको इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, वी एस वी जी जी जी। वो इसलिए होगा क्योंकि देखो दोनों का वेट इक्वल आ रहा है, वेट इक्वल आ रहा है तो इस पे कम फोर्स लगना, इस पे ज्यादा फोर्स लगना चाहिए, इस पे कम फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि इसके जो इसका जो वॉल्यूम है वो बड़ा होगा, इसका सिल्वर का वॉल्यूम बड़ा होगा, तभी तो ये ज्यादा वेट करेगा। और इसका जो वेट है वो, वेट तो चलो ठीक जो भी है, बट इसका वॉल्यूम कम होगा, इस हिसाब से दोनों बैलेंस हो जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो वॉल्यूम ज्यादा यानी कि मास भी ज्यादा हो जाएगा। तो जो रियल मास है वो एक्चुअली में क्या होगा, सिल्वर का, सिल्वर का ज्यादा होगा, सिल्वर का जो एक्चुअल मास है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डेट ऑफ गोल्ड, अगर हम उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये जरा कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे, आपके फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। अब काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला क्वेश्चन 11th 12th की बुक में है और कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा हुक्स लॉ, भी 11th 12th की क्लास में है, उससे आप कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये वाला तो सीधे ग्रेजुएशन का चैप्टर में है।